चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 बताएंगे जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारे कॉन्सेप्ट को आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे और आपको प्रयास करेंगे सारी की सारी सवालों को हल कराएंगे। और अगर आप जो है लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 क्या दिया है। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर दिया है 3 सवाल दिया है। नंबर 1 दिया है 135 और 225। इसको जो है एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें HCF यानी कि मासा निकालना है। तो चलिए हम इसको कॉपी में नोट कर लेते हैं और उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने नोट कर रखा है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 दिया है 135 और 225। इसको जो है एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। तो आपको हम बता दें एल्गोरिथ्म का नियम जो है चरण 1, चरण 2, चरण 3 कई चरणों में होता है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथ्म के प्रयोग करने से पहले एक बार हम वैसे साधारण HCF निकाल कर आपको दिखा देते हैं आखिर मासा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 135 और भाग दे देंगे 225। आपको पता होगा भाग विधि मासा ऐसे ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 135 का हम भाग देंगे कि 225 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो ये जाएगा एक बार में, तो हो जाएगा 135 इकन्ना में 135 घटाएंगे आएगा 0। तो 2 में से 3 घटेगा नहीं, उधार लेंगे होगा 12, 12 में से 3 घटा देंगे आएगा 9 और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में 1 घटा देंगे आएगा, हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखिए भाग विधि मासा का नियम है, जो भाग देने पर बचे उसी से पुनः हम भाग दे देते हैं 135 में। तो 135 में हम पुनः जब भाग देंगे तो 90 का नाम 90 होगा और घटाने के बाद आएगा 45। अब फिर यहाँ पर शेषफल बच गया तो इसी शेषफल को पुनः भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? इसमें नहीं देना है, इसमें भाग देना है जो इसको नहीं काट पाया। तो यहाँ पर 90 करेंगे और 45 दूनी 90 हो जाएगा और जो हमारा HCF निकल के आएगा वो आ गया 45। ये जो है भाग विधि है जो हम आज तक करते आए हैं, लेकिन अभी हमको यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से करना है। तो यूक्लिड विभाजन का नियम है, यहाँ देखिए सर्वप्रथम हम जो है चरण 1 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए चरण को 1 लेंगे यानी कि हम पहला कंडीशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इससे पहले आपको बता दें इसका एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होगा भागफल और ये नीचे वाला होता है शेषफल। यहाँ पर जो आता है नीचे ये होता है शेषफल। यहाँ पर देखिए नीचे वाला होता है शेष फल। अब यहाँ देखिए इसका एक फार्मूला जो होता है आपको पता होगा, नहीं पता है ध्यान दीजिएगा, होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में हो जाता है शेषफल। यहाँ पर देखिए इसी फार्मूला का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक, तो भाज्य में कौन सी गिनती लिखी जाती है? जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी गिनती कौन सी थी? 225 था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 1 में 225, उसके बाद लगाएंगे इक्वल। अब यहाँ देखिए भाजक में वो होता है जो छोटी संख्या हो, तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सा था? 135, तो यहाँ पर करेंगे 135। अब यहाँ देखिए इंटू लगाते हैं, इंटू भागफल का मतलब क्या है कि हम 135 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 225 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो पाए। तो लगभग 135 इकन्नम जाएगा, तो यहाँ पर 135 इंटू 1 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखना है घटाने के बाद, यानी कि 135 इकन्नम 135 आएगा। अब आप 135 को 225 में घटाइए कितना आता है, तो ऑलरेडी हम आपके सामने कर चुके हैं, कितना आया था? 90 आया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 और यहाँ पर देखिए ये है शेषफल। जब तक ये वाला 0 ना हो तब तक हमें यही कंडीशन कहना है। तो आपका चरण 1 जो था कंप्लीट हुआ। अब डालेंगे हम चरण 2। यहीं से देखिए जो हम पहली बार किए थे ये आपका चरण 1 था, जो अगली बार किए हैं ये आपका चरण 2 था, अगली बार जो किए हैं ये आपका चरण 3 था। तो यही कंडीशन हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या किए थे कि जो जिससे हम पहले भाग दे वो हमारा दोबारा क्या बन गया था? भाज्य बन गया था। तब यहाँ पर भाज्य को बना लेंगे 135 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 इक्वल लगाएंगे। अब देखना है 135 और यहाँ देखिए शेषफल जो बचा था 90 को हमने बना लिया था भाजक। तो यहाँ पर देखिए 135 को अब 90 से भाग देंगे, 135 को 90 से भाग देंगे। जब हम 90 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा? लगभग 1 बार जाएगा, तो इंटू में 1 करेंगे। अगर 90 का नाम 90 होगा, अब देखिए 135 और यहाँ पर कितना है? 90, तो 135 में 90 को हम घटाएंगे तो ये आएगा 45। अब उसके बाद पुनः वही काम करना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इक्वल लगाकर 45 को हम पुनः भाग देंगे, तो 45 दूनी 90 होगा, जो कि 45 दूनी 90 इधर हुआ और इधर भी 90 था। 90 में 90 घटाएंगे तो आएगा 0, यानी कि प्लस में यहाँ पर कर देंगे 0। अब यहाँ पर डाल देंगे हम चरण 3 यानी कि तीसरा। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जब भी जीरो हो जाएगा तब आपका वहीं पर HCF निकल कर तैयार हो जाएगा। और HCF कहाँ पर आएगा? HCF यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने भाग लास्ट में इसी से दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 45, 45 यानी कि ये 45 है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही है एल्गोरिथम का नियम, यही जो आपने देखा यही है एल्गोरिथम का नियम और यही हो जाएगा आंसर। चलिए हम इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपने एक जो है पहला वाला कर लिया है। अब यहाँ चलिए हम देखते हैं दूसरा वाला, और दूसरा ध्यान देना इस बार बिल्कुल भी आसान होगा, क्योंकि आपने एक देख लिया है तो दूसरे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था सवाल एक में, पहले तो हमने यहाँ पर देखिए भाग को किया था, उसके बाद यहाँ पर आपको करके समझाए थे। लेकिन इस बार जब हम दूसरा करेंगे तो हमें ये वाला भाग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, बड़े वाले को इधर नोट किया था और इक्वल के इधर जो है छोटे वाले को हमने नोट किया। तो सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो बड़े वाले को हम नोट करेंगे तो 38225 यानी कि 38,220 है। अब यहाँ पर भाग देना है कितने से, 196 से, और उसको लिखना है इक्वल में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमें चेक करना है आखिर 196 का हम भाग ये इसमें कितनी बार जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम यही है, आखिर कितनी बार जाएगा। तो आप इसको कहीं ना कहीं भाग जरूर दे लीजिएगा। तो ये इसमें लगभग जो है जाएगा, आपको बता दें 195 बार जाएगा, 195 बार। अगर आप 195 बार इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर जो है आपका शेषफल आएगा 0 आएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए आप जान नहीं पाएंगे आखिर कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर चलिए भाग लेते हैं 196 से। यहाँ पर देखिए 196 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार जाएगा, तो 196 का नम हो जाएगा 196, और इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ देखिए उधार लेंगे आएगा 2, तो 12 होगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ से कैरी लेंगे यानी कि हासिल लेंगे तो होगा 17, 17 में से 9 घटा देंगे तो आएगा 8। यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और हम नोट कर लेंगे कितना, 2। उसके बाद जाएगा लगभग ये देखिए कितनी बार जाएगा, 8 या 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 छंग हो जाएगा 54, 54 की 4 करेंगे, हासिल 5 आएगी। 9 9 81, हासिल 5 थी, 81 में 5 जोड़ेंगे 86 आ जाएगा। नहीं 81 में 5 जोड़ेंगे, हाँ 86 आएगा। 8 बचेगा, 9 का 9, 8 हासिल है, 9 8 17 हो जाएगा। और इसको हम जब घटाएंगे कितना आएगा, देखिए उधार लेंगे 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ पर बचेगा 5, उधार लेंगे 15 होगा, 15 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 7, 7 में 7 घटाएंगे 0, 0। अब यहाँ पर 0 को नोट करेंगे तो लगभग 5 बार जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगी, और 5 9 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, हासिल 4 बचेगा। 5 का नाम 5 4 9 होगा, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रथम चरण में ही आप चरण लिखिए या फिर कथन फर्स्ट लिख सकते हैं। आपको पहले ही चरण में आपका जो है ये शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा लिख देना है 196। यहाँ पर लिखना आता है 196 और 38,220 का HCF हो चरण 1 में ही, HCF चरण 1 में ही शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, क्योंकि पहले में ही हो गया तो शून्य प्राप्त हो गया है। और लिख देंगे अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, कितनी बार में हुआ है, 196 से तो हमने भाग ही दिया था 195, और यहाँ देखिए 196 से ही हमने भाग दिया था, तो 196 ही आपका हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर HCF जो आएगा 196 आएगा, क्योंकि इसके उसमें भाग जब HCF के लिए हमने दिया था तो चरण 1 में ही जो है शेषफल शून्य हो गया था। तो यहाँ पर किससे शून्य हुआ था, 196 से ही, तो 196 ही इसका HCF हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली, जो कि यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो अगली है, ये सवाल नंबर तीसरी है। इसको आप लोग करके कमेंट करिएगा आखिर इसमें जो HCF है वो कितना आया है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी कैसे हल करना है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी जो है, देखिए आपके सामने है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 या फिर जो है 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, मान लेते हैं ये जो धनात्मक है, ये धनात्मक पूर्णांक जो है इसको हम मान लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे माना, या फिर आप मान लीजिए लिखिए, या फिर माना। तो मान लेते हैं, मान लीजिए कि जो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ए धनात्मक पूर्णांक है तो सवाल के हिसाब से
यहाँ पर देखिए हमको 6 को भी कुछ मानना पड़ेगा, तो इस 6 को हम मान लेते हैं, ध्यान देना, इस 6 को हम मान लेते हैं b है। तो यहाँ पर देखिए b बराबर हम मान लेते हैं 6 कुछ समय के लिए। अभी आप समझ जाएंगे आखिर हम क्यों माने हैं। इसके बाद हमें जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से यहाँ पर ध्यान से देखिए हमको जो लाना है वो लाना है 6q। यहाँ देखिए 6q प्लस का 1 ये हमें लाना है। तो इसे हम कुछ मानेंगे, तो इसको हम जब कुछ मानेंगे तो मान लेते हैं a के बराबर में है, कोई एक पूर्णांक जो है a है क्योंकि हमने माना है, तो a बराबर हो जाएगा 6q, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6q, और यहाँ पर प्लस में जो 1 है ये एक नंबर है। यहाँ पर देखिए एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी कि a एक नंबर है। तो इस नंबर को हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए r। जहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर अगर हम q की बात करें तो ये जो q है ये जो है देखिए 0 के बराबर भी हो सकता है, इस q की वैल्यू जो है 0 के बराबर भी हो सकती है और इससे बड़ा भी, यानी कि 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो q की जो वैल्यू है ये बड़ा होगा 0 से और बराबर होगा 0 से, ये हो सकता है। और अगर हम बात करें इस r की, तो ये जो r है ये 0 से बड़ा हो, वो देखिए 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, या फिर ये जो है ये 6 से छोटा होगा। अब आप कहेंगे 6 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया है ये 6 दिया है, तो आने वाला यहाँ पर आने वाला नंबर वो 6 से छोटा ही होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसको नहीं लिखना है, आपको यहाँ तक नोट करना है। तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस का r, जहाँ पर q बड़ा है, बराबर है 0, और r जो है ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, और ध्यान देना ये 6 से कम होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दूसरे सवाल देख लेंगे तो आपको चौथी पांचवी ये आप कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें जो करना है, पारी पारी जो है हमें इस r का मान रखना होगा। r का मान 0 1 2 3 4 5 6 नहीं रखना, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके कहने का मतलब क्या था, अर्थात इसके कहने का जो मतलब है ये है a बराबर का 6q, क्योंकि अगर हम r की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर तो a बराबर आएगा कितना, 6q आएगा। और यहाँ पर कहा क्या था सवाल में, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विषम, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है विषम पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए, जो कि ये विषम नहीं है, ये हो गया हमारा सम पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सम है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमें ये सिद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 6q आ गया। चलिए हम r के स्थान पे 1 रख के देखते हैं। जब हम r के स्थान पे 1 रखेंगे तो आएगा 6q प्लस का 1, जो कि ये विषम है, जो कि ये क्या है, विषम है। क्यों, क्योंकि ये वाला 2 से कटेगा लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा। अगर a बराबर यहाँ पर 6q, r के स्थान पे हम कितना रख दें, 2 रख दें, ऐसे हम लिख लेते हैं a बराबर 6q, r के स्थान पे 3 रख दें, a बराबर 6q, r के स्थान पे 4 रख दें, a बराबर 6q, r के स्थान पे 5 रख दें, a बराबर 6q और r के स्थान पे 6 तो हम रखेंगे नहीं, हटा दीजिए इसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सम है, ये विषम है, ये है सम है, और ये विषम है, ये हो जाएगा सम है, यहाँ लिख देंगे सम है, और ये हो गया विषम है, विषम है। अब यहाँ पर देखिए हमें कहा क्या था कि आप ये सिद्ध करिए कि ये वाला और ये विषम है, जो कि आपके सवाल में दिया गया है कि ये तीनों विषम होना चाहिए, यानी कि विषम पूर्णांक इतने के रूप का होता है। और जो कहा था ये सही कहा था, और इसके अनुसार सिद्ध भी हो गया कि ये तीनों विषम होगा। बाकी ये तो सम है, पहला सम है, तीसरा सम है और पांचवा भी सम है। तो यहाँ पर जो हमें कहा था वही सम हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि a बराबर 6q या फिर 6q प्लस का 2 हो गया या फिर 6q प्लस का 4 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं सम होंगी, ये संख्याएं सम होती हैं। तो या सम होंगी या फिर सम होती हैं, आप जो भी लिख सकते हैं लिखिए। उसके बाद जबकि 6q प्लस 1 जो हम छोड़े थे, 6q प्लस 1 और कामा लगा के 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5, ये संख्याएं विषम है। तो यहाँ लिखेंगे विषम, ये जो संख्याएं लिखी हैं ये विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए जो क्यों है कोई पूर्णांक हो सकता है। आप क्यों के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए, इसको हल करने के बाद आपका विषम ही आएगा। क्यों के स्थान पे कुछ भी रखेंगे विषम आएगा, यहाँ पर भी कुछ भी रखेंगे विषम आएगा, लेकिन यहाँ क्यों के स्थान पे कुछ भी रखेंगे तो सम आएगा। जैसे मान लीजिए क्यों के स्थान पे हम 2 रखें तो 6 दूनी 12 1 13 विषम आ गया, 2 रखेंगे 6 दूनी 12
3 कितना हो जाएगा 15, विषम आ गया। और यहाँ पर करेंगे 6 दूनी, यहाँ मान लो 2 करते हैं तो 2 छंग 12, 12 5 17 विषम है। लेकिन यहाँ पर आके देखिए 2 छंग 12, 12 4 कितना होगा 16, जो कि सम आ रहा है। यहाँ पर हम क्यू के लिए कोई भी मान रखें तो यहाँ पर हमारा जो आएगा विषम आएगा। तो क्यों कोई विषम क्यों कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि ये सब विषम पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में इति सिद्ध। और यही काम अगर सम कहा होता यहाँ पर हमें सम कहा होता, जैसे हमें सवाल में दिया है यहाँ पर देखिए कह रहा है विषम, अगर यहाँ पर सम कहा होता तो हम यही काम करते, थोड़ा इसी को चेंजिंग करते, इसको हम ऊपर कर देते और ऊपर वाले को नीचे कर देते और फिर हम यहाँ पर सिद्ध कर देते। जैसे कि आपकी सवाल नंबर 4 और 5 इसी आधार पर लगेगी, आप लगा लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 कैसे लगेगी। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम सवाल नंबर 3 की बात करें तो दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि जो जवानों की संख्या, देखिए आर्मी को ही जवान बोलते हैं, तो जवानों की जो संख्या है पहली जो होगी वो 616 होगा और जो सेकंड हो रहा है, देखिए पहले 616 और जो सेकंड हो रहा है 32 हो रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर देखिए आपके सामने लिख लिए, पहली टुकड़े में जवानों की जो संख्या है वो 616 है और दूसरी टुकड़ी में यहाँ पर जवानों की संख्या रहेगा, जवानों कहो या फिर आप सेनाओं कहो, तो जवानों की संख्या कितना है 32 है। उसके बाद देखिए 2 उठा में है और ये पूछ रहा है मार्च कहना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, और आपको पता है अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमको चाहिए HCF। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं किसका HCF निकालेंगे, किसका निकालेंगे 616 और 32 का। और आपको पता है ये HCF किसके अनुसार निकालना है, किसके द्वारा निकालना है। ये HCF जो निकलेगा ये निकलेगा यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड के प्रयोग से, हम लिख देते हैं केवल यूक्लिड के प्रयोग से। अब यहाँ पर देखिए यूक्लिड के प्रयोग से क्या है कि आप 616 को लिखेंगे और इक्वल में यहाँ पर 32 छोटा वाला है तो 32 लिखेंगे, बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। अब 32 का आप कितनी बार करें कि 616 से कम रहे, ज़्यादा ना जाए, तो लगभग 32 का गुणा आप 19 में करेंगे तो इसके लगभग आएगा। तो फिर भी आपका जो शेष फल बच जाएगा वो 8 आएगा, क्योंकि 19 32 में होगा 608 और 616 तक पहुँचने के लिए अभी भी 8 कम पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 को हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी ये 0 नहीं हुआ है, ये शेष फल है और जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक हमें और भी आगे यूक्लिड विभाजन के नियम से HCF को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नहीं हुआ, तो अब हमें भाग किस में देना है 32 में। अब 32 में भाग किससे देंगे, तो भाग देना है 8 से, जो शेष फल बचेगा तो 8 से। अब जाएगा 8 चौक 32 और प्लस में 32 आ ही गया तो यहाँ पर बचा 0, यानी कि किससे भाग देने पर 0 हुआ तो 8 से। तो हमारा ये जो HCF आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर जो आएगा वो 8 आएगा, यानी कि HCF 8 होगा। और लास्ट में लिख देंगे जो कहा था हमसे, कहा क्या था कि स्तंभों की संख्या, तो लास्ट में लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए जो आपके पास 2 सवाल बची हुई है इसको आप एक बार प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम वही मॉडल है। यहाँ पर भी देखिए दिया है इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आपको वर्ग करना है। अगर आपको इसे बताना, अगर आप इसे ना कर पाएँ, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके लिए एक वीडियो और बना देंगे। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली ये थी 1.1, अगले पार्ट में जो है 1.2 आपको बताएंगे। अगर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अगर आपको मनोहर रे बुक से पढ़ना उसका भी लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से जो है मनोहर रे से या फिर NCERT से पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।